ओके, तो क्लास 10th देखिए, अपन लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग की। बहुत अच्छा टॉपिक है कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी आती है। प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको समझने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। ओके, देखिए, जैसे ही जो मेल है, पुरुष हैं, उनकी उम्र आउट ऑफ 13 जाने लगता है तो वो लोग एडल्सेंस के एज में एंटर कर जाते हैं और उस एडल्सेंस की एज में उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस आना मतलब जैसे इस हिस्से में हेयर का आना, प्राइवेट पार्ट में हेयर का आना, कैरेसिटी का इंक्रीज होना और इंटरेक्ट टूवर्ड्स द अनदर कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरी कैटेगरी के इंडिविजुअल की और अट्रैक्ट होना और बिहेवियर में चेंजेस आना। ओके, बिहेवियर में चेंजेस आना और बहुत सारे, और जो आपकी आवाज़ है इसका थोड़ा सा कर्कशपन होना। ये कुछ मैंने कैरेक्टर बताए जो कि आपके एडल्सेंस एज में आते हैं। ये सारे एडल्सेंस एज में आते हैं और इन प्रोसेस के साथ ही बच्चों एक प्रोसेस और स्टार्ट होता है मेल में जिसको बोला जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन। 13 के एज से स्टार्ट हो जाता है स्पर्म का बनना। स्पर्म है क्या? स्पर्म वह चीज़ है जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी इस वंडरफुल वर्ल्ड में आ पाते हैं। तो हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल तो ये हुआ कि हमारे इतने सारे चेंजेस हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द एज ऑफ द 13 से लेकर के 18 के बीच में आते हैं, तो ये कौन है जो इनको ट्रिगर आउट करता है या इनको बढ़ावा देता है कि ये वाले जो चेंजेस हैं हमारे बॉडी में आए? तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड या एक सिंपल सा हार्मोन्स है जिसको बोला जाता है टेस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? टेस्ट्रोजन हार्मोन, जो आपका टेस्टिस रिलीज करता है और इस टेस्टिस के टेस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस एक साथ देखने को मिलते हैं। ओके, तो फीमेल के केस में भी ऐसा ही है। फीमेल के केस में बात करूं तो जैसे ही वो लोग 11, 12, 13 के एज में पहुंचते हैं और उनका एडल्सेंस स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आवाज़ सुरीली होने लगती है, बॉडी डेवलप करने लगता है, पैल्विक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर के आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से मतलब फीमेल बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेल में टेस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल था सारे चेंजेस के लिए, उसी तरीके से फीमेल कैटेगरी में बच्चों एक एंड्रोजन हार्मोन्स रहता है जो कि ओवरी रिलीज करता है और ओवरी के एंड्रोजन हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से ही उनमें भी इतने सारे चेंजेस आते हैं। ओके, तो इन्हीं चेंजेस की मदद से ही हम लोग ह्यूमन बीइंग पे रिप्रोडक्शन को समझने वाले हैं। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस। अब हम बात करने वाले हैं कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं। तो पेयर ऑफ टेस्टिस ये है बच्चों जो कि बाहरी वाले हिस्से में ऐसे देखने को मिलता है, विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द स्पर्म। तो इसी की वजह से इन द एज ड्यूरिंग द एज ऑफ द 13 जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वह स्टार्ट होता है। किसकी वजह से? इस टेस्टिस की वजह से। एंड द हार्मोन्स टेस्ट्रोजन, और दूसरा जो हार्मोन्स है टेस्ट्रोजन वह यहीं से रिलीज होता है। कौन से? टेस्टिस वाले हिस्से से। इसी की वजह से मेल कैटेगरी में ड्यूरिंग द एज ऑफ द एडल्सेंस बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ओके, इट इज कंटेन इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम, और साथ में ये एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम है कहाँ? यहाँ दिखाया गया है। चलो फिर भी देखते हैं। देखो, एक इट्स कंटेन इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड द वॉस डिफेंस। ओके, अब समझिए, सपोज ये एक टेस्टिस है, जबकि मैंने बोला पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं, तो पेयर ऑफ टेस्टिस से एक बारीक पाइप निकली रहती है दोनों पेयर ऑफ टेस्टिस से, जिसको आप लोग वॉस डिफेंस बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉस डिफेंस। और ये आपका पूछा भी जाता है कि वॉस डिफेंस इज अ एग्जांपल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो देखिए वॉस डिफेंस कहाँ है? ये छोटी सी पाइप है जो कि टेस्टिस से निकली हुई है, ये टेस्टिस से निकली हुई है। नेक्स्ट क्या है? इट्स ज्वाइंट इनटू द यूरेथ्रा, और ये किससे ज्वाइंट रहता है बच्चों? यूरेथ्रा से ज्वाइंट रहता है, पेशाब नली से ज्वाइंट रहता है, यूरिन कैनाल से ज्वाइंट रहता है। ओके,
यूरेथ्रा से ज्वाइन रहता है। द यूरेथ्रा इज द इंक्लोज्ड इन द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस। दैट मीन्स जो आपका यूरेथ्रा है वह पूरी तरीके से बंद रहता है एक मस्कुलर ऑर्गन के द्वारा जिसको आप लोग पेनिस बोलते हो। दैट मीन्स ये वाला हिस्सा, दैट इज अ पेनिस। ओके, इसी मस्कुलर ऑर्गन से वह क्लोज रहता है कौन? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ पासिंग थ्रू द यूरिन इज रिलीज पासिंग द रूट। ओके, पेनिस इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेंटल पोर। अब देखिए, दैट मीन्स पेनिस का ओपन होने की जो प्रोसेस ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं जेनिटल पोर। व्हाट इज इट सेज दैट? जेनिटल पोर। दैट मीन्स ये वाला है जेनिटल पोर। द सेमिनल वेसिकल्स एंड पोस्ट्रीज ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अब समझिए, सेमिनल कहीं है, सेमिनल वेसाइट्स ये है, सेमिनल वेसिकल्स एक चीज ये है, दूसरा क्या है? पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड कहाँ बच्चों? ये। तो दो चीजें हैं आपके यहाँ, एक तो हो गया सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा होता है पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड एक तरीके का फ्लूइड, दैट मीन्स एक तरीके के लिक्विड को रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाता है, कि स्पर्म अच्छे से मूवमेंट कर पाए इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एक लिक्विड जो कि सेमिनल वेसिकल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड से रिलीज की जाती है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से हिस्से शामिल रहते हैं और कौन किस हिस्से का क्या काम है। ओके, देखिए, तो जैसे ही एक्साइटमेंट टाइम जो आपका टेस्टिस है या स्पर्म को रिलीज करता है, और स्पर्म को रिलीज करने के बाद ये कॉमन पास के थ्रू इस तरह से बॉस डिफेंस के थ्रू यह आपके यूरेथ्रा पे आके मिल जाती है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है यह आपके पेनिस के थ्रू यहाँ से बाहर रिलीज कर दी जाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? जेनिटल पोर भी बोलते हैं, यहाँ से बाहर रिलीज कर दी जाती हैं। ओके, और एक स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है वो आप यहाँ देख सकते हो। एक स्पर्म एक बार स्पर्म रिलीज होने में करीब उसमें 40,000 या 40 करोड़, बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों की संख्या में स्पर्म रहते हैं। ओके, स्पर्म जब रिलीज होता है तो करोड़ों की संख्या में उसमें अंदर स्पर्म रहते हैं। तो करोड़ों की संख्या स्पर्म रहते हैं, तो इन एक स्पर्म के यदि हम अच्छे से स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाता है। ये वाले हेड वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं एक्रोसोम, दैट इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ मिड पीसेस। ओके, और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये बिल्कुल बहुत खतरनाक स्पीड में जो है टूवर्ड्स द, जब कभी भी वेजाइना के अंदर जाता है तो बहुत हाई स्पीड के अंदर जाता है। ओके, ताकि जल्दी से जो ओव्यूल्स है उसको फर्टाइल कर पाए, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जायगोट बनते कैसे हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवरी। जिस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वह आपका पेयर ऑफ टेस्टिस को अपने साथ में रखा था, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह पेयर ऑफ ओवरी को अपने साथ में रखता है बच्चों, ये पेयर ऑफ ओवरी। ओके, विच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द ओवा और एग। जो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है बच्चों ओवम और एग को प्रोड्यूस करता है पर मंथ। ओके, हार्मोन्स एस्ट्रोजन, और ये ओवरी मैंने बताया एक ओवम को रिलीज करेगा, एग को रिलीज करेगा, इसके साथ ही यह एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों किसके लिए? ड्यूरिंग द एज ऑफ द एडल्सेंस, फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए। ओके, above the ovaries are the tube called the oviduct और fallopian tube। अब इस ओवरी के ऊपर वाले हिस्से में एक ट्यूब बना हुआ है दोनों साइड, इनको बोला जाता है fallopian tube। ओके, या ओविडक्ट, क्या बोलते हैं? ओविडक्ट या fallopian tube बोला जाता है। The two oviduct unit into a bag like structure called the uterus। अब समझिए, ये दोनों fallopian tube, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों आकर के ज्वाइन होते हैं ये वाले हिस्से में, जो कि एक तरीके का किस तरीके का स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर एक तरीके का बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ आकर के दोनों इकट्ठे होते हैं और इस हिस्से को बोला जाता है बच्चों यूट्रस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? यूट्रस। ओके, अब देखिए, द टू ओविडक्ट ये हो गया, द यूरेथ्रा हैज ओपनिंग कॉल्ड द वेजाइना। ओके, तो जो ये यूरेथ्रा है यह ओपनिंग होता है थ्रू द
वेजाइना, ये वाले पोर के थ्रू यहाँ से ओपनिंग होता है। आप समझिए, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ यह है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही जो फीमेल है वह अंडर द एज ऑफ द 13 के आसपास पहुंचती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स ब्लड लॉस। ओके, वो पर मंथ चलता रहता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है, मेरे ख्याल से एवब द एज ऑफ द 45 के एज तक वो लगातार चलता रहता है। और बहुत सारे बच्चे इसको मानसिक तौर पर वो नाराज़ होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन का आना, कमर का दर्द करना, उन टाइमों में ये कॉमन सी चीज़ है और वो होती रहती है, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती रहती है। मेरे ख्याल से हर माँ बाप को ये बच्चों को समझाना चाहिए कि उनमें जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, ताकि वो किसी भी चीज़ को लेकर के डरे ना, सहमे ना। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैंने बोला कि जो फीमेल ओवरी है जैसे एज 13 के आसपास होता है तो हर मंथ एक ओवम को रिलीज करता है, एक एग रिलीज होती है हर मंथ। ये एग जो है मैचुरेशन को कंप्लीट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है आपका बच्चों यहाँ आ जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, दैट इज अ यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में यह इंतजार करता रहता है किसका, स्पर्म का, ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। ओके, तो स्पर्म का वेट करता रहता है ये ओवम या एग, और इसका वेट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो मिलने वाले नहीं है, ये जब आफ्टर मैरिज स्पर्म मिलती है तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ वेट करता रहता है और जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होते हैं धीरे धीरे ये सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, और खराब होने की वजह से इसको शरीर से बाहर निकालना, बॉडी से आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस के बाहर वाले हिस्से भी कुछ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जो है फ्लूइड जैसा बना लेते हैं, और जैसे ही इनको लगने लगता है कि ये जो है ख़राब होने वाला है तो ये यहाँ वाले जो ब्लड हैं वह धीरे धीरे इसको शरीर से बाहर थ्रू द ओपनिंग पोल ऑफ द वेजाइना के थ्रू इसको शरीर से बाहर करने लगते हैं। और बाहर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नए ओवरी बनने के लिए तैयार हैं। ओके, लेकिन इस प्रोसेस को शरीर से बाहर करना, दैट मीन्स ब्लड लॉस के प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये कब खत्म होती है, कब रुकती है, इसके बारे में समझ लीजिए बच्चों। ये तब रुकती है जब प्रेगनेंसी हो जाए, दैट मीन्स इस मंथ किसी फीमेल बॉडी में एक ओवरी ने ओवम को रिलीज किया, इधर से स्पर्म आया, स्पर्म आकर के इसको फर्टाइल करके जायगोट बना दिया। जायगोट बनाने के बाद जो है पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद वह इसी के डेवलपमेंट के लिए, इसी के देखभाल के लिए अपना पूरा 9 मंथ इसी के ऊपर समर्पण कर देते हैं, इस पर्टिकुलर ओवम को या पर्टिकुलर जायगोट को सुरक्षित रखने के लिए। और इसके बाद इस तरीके जब ये यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है या फ्यूजन हो जाती है, तब यहाँ से जो ओवम है उसका रिलीज होना बंद हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आती है या ऐसी महिला जिनको प्रेगनेंसी आ गई है तो उस टाइम पे आपका जो ब्लड लॉस सिस्टम है, ओके, ब्लड लॉस सिस्टम है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो सडनली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन टूल होता है कि दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अ रिप्रेजेंट, तो दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ द स्मॉल बेबी इनसाइड ऑफ द मदर बेली, इंडिकेशन देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। ओके, चलिए, हमने बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कशन किया बच्चों। ये देख सकते हो, ये आपका ये इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब को इस तरीके से दिखाया गया है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, वेजाइना है, फेलोपियन ट्यूब है। ओके, हाँ, लेकिन इसको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। फीमेल बॉडी में 2 ओपनिंग पाई जाती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओपनिंग पाई जाती है। एक ओपनिंग से आपका यूरिन रिलीज होता है, जबकि दूसरी ओपनिंग जो है वेजाइना के थ्रू ये वाला सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो ओवम है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, देख सकते हो आप लोग। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब इसी में मैंने ये भी बात बताने की कोशिश की बच्चों कि जैसे ही ओवम है, ओवम को स्पर्म मिला, फर्टाइल हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ से चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 9 मंथ तक चलता रहता है और 9 मंथ के बाद आपके बाहर रिलीज कर दी जाती हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, मैं तो ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है तो इसमें और अच्छे से आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से डायग्राम दिखाया गया है।
ये आपका ओवरी वाला हिस्सा है। ओवरी वाला हिस्सा अनफर्टाइल एग को हर मंथ रिलीज करता है और ये अनफर्टाइल एग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए फिलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ऐसा आते रहते हैं। 2 स्टेज सेल, 4 स्टेज सेल, 8 स्टेज सेल और लगातार ही आकर के यहाँ आकर के आपके एडजस्ट हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं किसके, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज अ यूट्रस। लाइनिंग ऑफ यूट्रस में आकर के चिपक गए और जब तक इनको फर्टिलाइज नहीं हो जाता, जब तक ये फर्टिलाइजेशन इसमें कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इसमें चिपका रहता है और एक दिन ये खराब होकर के बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये फर्टाइल हो गया तो फर्टाइल हो गया तो यहीं से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्स के टाइम पे जो आपका मेल है, मेल स्पर्म सेल है, वह इंटर करता है वेजाइना में, ओके, और वेजाइना ऑफ द फीमेल में द स्पर्म रीच द ओविडक्ट, और जो स्पर्म है वह दौड़ लगाता है ताकि ये ओविडक्ट तक पहुंच पाए, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, ओके, द ओविडक्ट तक पहुंच पाए। द वन स्पर्म फ्यूज विथ एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट। अब जैसे ही ओविडक्ट में यहाँ पास ओवम है और इधर से दौड़ते हुए स्पर्म आ गया और जैसे ही आकर के इसको फ्यूज करता है, तो फ्यूज करने के बाद होती क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से ना ये फॉर्म कर देता है जाइगोट को, जाइगोट बन के तैयार, ओके। द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांट इन द यूट्रस, और तो जो जाइगोट बन गया वह इम्प्लांट हो जाती है कहाँ, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है, जिसमें बाहर कुछ लेयर जम जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, यस, द जाइगोट देन स्टार्टिंग डिवाइडिंग टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट है वह लगातार अपने आप को कई हिस्सों में डिवाइड करता रहता है ताकि एम्ब्रियो बना सके। एम्ब्रियो बनने के बाद द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ओके। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब वो जन्म लेते हैं तो उनके नाभि से एक पाइप निकली रहती है जो कि मदर के यूट्रस से जाकर के जुड़ी रहती है, उस पाइप को बोला जाता है प्लेसेंटा। जैसे ही बच्चा शरीर से बाहर आता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो उसको काट दिया जाता है बच्चों, ओके, तो उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। और उसी प्लेसेंटा की वजह से स्मॉल बेबी के जितना भी चीज़ें हैं, जैसे रिस्पायरेशन, उसके खाने वाली चीज़ें, उसका जितने भी प्रोसेस सब उसी प्लेसेंटा की मदद से कंप्लीट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, ओके। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक 9 मंथ एंड देन चाइल्ड इज बर्न। तो जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का वह 9 मंथ तक चलता रहता है और उसके बाद जो बेबी है वह बर्न हो जाता है और इस वंडरफुल वर्ल्ड में उसका स्वागत होता है बहुत अच्छे तरीके से, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये है इसमें, तो देख सकते हैं यहाँ, ओके। देखिए, तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद ये आपका यूट्रस वाली लाइनिंग पे किस तरीके से ये बेबी है, स्मॉल बेबी आप देख सकते हो। इसके अलग अलग पार्ट बताए जाते हैं, कौन कौन सा हिस्सा क्या है, योग सैक हो गए, क्लोनिक वेंस हो गया, ये सारे हिस्सा इसी के अंदर आते हैं। स्मॉल बर्न बेबी जो कि कुछ ही मंथ का होगी या होगा, ओके। और इसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और ये वेजाइनल पोर है मदर का, और एक्चुअली ये है जो थैली रहती है पेट के अंदर यूट्रस का, वो ये है। इसमें सर जो है उल्टा रहता है, सर नीचे की ओर रहता है और पैर ऊपर रहता है, और जो बेबी है वह कुछ इस पोजीशन पे 9 मंथ तक अपने आप को एडजस्ट करती है या करता है, ओके। इसको फेटस इन यूट्रस बोला जाता है, फेटस बोली जाती है, ओके बच्चों, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियो, ओके। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लास्ट टॉपिक में है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता क्या है, ओके। द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ एंड द यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टाइल एग। मैंने वही बात बताई मेंस्ट्रुअल के लिए कि जो फीमेल ओवरी है वह हर महीने ओवम को रिलीज़ करती है, ओवम को रिलीज़ करती है, और जो आपका फर्टाइल रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहता, ओके। यूट्रस हमेशा प्रिपेयर रहता है अपने आप को ताकि वह फर्टाइल एग को रिसीव करे। इट्स वॉल बिकम द थिक, उसके जो वॉल हैं वह थोड़ा सा मोटे बनने लगते हैं यूट्रस के, ओके। थिक एंड स्पॉन्जी, स्पॉन्जी इज नथिंग बट द फ्लूइड और फ्लूइड, और क्या बोल सकते हैं उसको यार, फ्लूइड और देखो साइनी लिक्विड कह सकते हो, चलो फ्लूइड और साइनी लिक्विड स्पॉन्जी बनने लगती है। ब्लड वेसल्स फॉर द न्यूट्रिशन, और जो ब्लड वेसल्स वो भी तैयार होने लगते हैं ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो सके इसको, एम्ब्रियो को। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, सपोज उसी टाइम पे ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो क्या होगी, देन द यूट्रस वॉल ब्रेक, तो इसकी वजह से जो यूट्रस के वॉल रहते हैं वह टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, एंड द कम आउट ऑफ द वेजाइना, और वह
खराब खून जो है बॉडी से बाहर वेजाइना के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, ब्लड एंड म्यूकस। ओके, दिस साइकिल टेक प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इट्स कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल। और यह प्रोसेस लगातार हर महीने फीमेल बॉडी में चलता है, जिसको अपन लोग मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। ओके, मुझे ध्यान आ गया यहाँ पर, मुझे आपको चीज़ें बतानी थी। ये देखिए, ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते, या फिर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे लगातार हो रहे थे लेकिन उनको स्टॉप करवाना, ऑपरेशन करवाने की प्रोसेस होती है, तो उसमें डॉक्टर करते क्या हैं, देखिए। दूसरा, पहली वजह तो ये कि बहुत सारे महिलाओं के ये फेलोपियन ट्यूब या फीमेल के फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहते हैं, इसकी वजह से ओवरी इधर पहुंच ही नहीं पाता और उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो बांझपन के शिकार होते हैं। ओके, तो पहले समझनी चाहिए उन बातों को। ओके, इसके लिए दोनों, मतलब दोनों कपल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपके मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो एक दूसरे के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करनी चाहिए। ओके, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उसके लिए। मैंने क्या बताया, बहुत सारी महिलाओं में ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से बांझपन के शिकार आते हैं और इसको ऑपरेशन के थ्रू इस ब्लॉक को कटवाना पड़ता है, ये ब्लॉक को मूव करनी पड़ती है। दूसरा वजह क्या है, दूसरी वजह भी होती है, सच एज द इमोशनली कंडीशन, कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों खुश हैं कि नहीं। ओके, हैप्पी होने चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हम समझने वाले थे, और चलिए बाकी चीज़ें अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लिया। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस मेरे ख्याल से मुझे इस मैटर पर डिस्कशन करनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या है, मतलब वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड समस्याएं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इसके बारे में है। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ड्यूरिंग द सेक्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वही एक ही चीज़ है। इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां आप से आपके कपल्स में और आपके कपल से आप में फैलती हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहनी चाहिए बच्चों। ओके, देखिए, आर डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दे में बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब देखो, ये हो सकते हैं आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनेरिया एंड द पाइल्स एक्सेट्रा। दो बीमारियों के नाम है, गोनेरिया और पाइल्स। पाइल्स आप लोग जानते हो, ये भी एक तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। गोनेरिया मतलब आपने देखा होगा प्राइवेट पार्ट्स में, मेल हो या फीमेल में, ज़्यादातर चांसों में छोटे फोड़े निकल के आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। ओके, तो वो एक तरीके का इन्फेक्शन है, जो कि मैंने अभी बताया कि आपसे आपके कपल्स में फैल सकता है और आपके कपल से आप में। तो इन चीज़ों से हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। और द वायरल इन्फेक्शन लाइक वॉटेज एंड द HIV एड्स, इसके बारे में बहुत सारा जिक्र किया जाता है बच्चों कि ये वायरल बर्स्ट हो सकता है, और दूसरा HIV एड्स जैसे समस्या को पैदा कर सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम किसकी वजह से, एक वायरस की वजह से फैलता है, जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। किसके थ्रू फैलती है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, दैट मीन सेक्स। ओके, ड्यूरिंग द मदर टू चाइल्ड, मम्मी से बच्चों में। ओके, तो ऐसे महिलाएं जो कि HIV के पेशेंट हैं, उनको बच्चे जन्म नहीं देनी चाहिए। तीसरा हो सकता है ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड के डोनेशन की वजह से, ब्लड डोनेशन की वजह से फैल सकता है। चौथा फैल सकता है क्या बोलते हैं उसको, सैलून में थ्रू, कि कोई नाई है वह एक ही ब्लेड का यूज़ कई लोगों को बाल को कट करने के लिए करता है, दाढ़ी बनाने की, सेविंग करने के लिए करता है, तो इस केसेस पर भी जो ये बीमारी है एड्स है वह फैल जाती है। तो हमेशा इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सतर्क रहने चाहिए। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन आते हैं, जिसमें कंडोम एक वन ऑफ द बेस्ट है। इससे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के से होने वाले बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है बच्चों। आज तक इसका इलाज के बारे में सही तरीके से बात नहीं बताई गई है। इससे सीधी ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को टारगेट करता है। हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी किसी डिसीज के थ्रू लड़ पाती है, उसको ज़्यादातर टारगेट करता है। इसी वजह से हमें इस बीमारी से बचनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी और द कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी से बचें कैसे, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द 3 मेन मेथड।
तो प्रेगनेंसी दैट मीन्स प्रेगनेंसी मतलब गर्भधारण को 3 मेथड के थ्रू हम बचा सकते हैं, या 3 मेथड है जिसके थ्रू हम गर्भधारण को रोक सकते हैं। पहला मेथड क्या है, दे आर बैरियर मेथड केमिकल, ओके फर्स्ट है दे आर बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ओके तो ये कौन कौन से देखिए, बैरियर मेथड में पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। देखिए बैरियर मेथड में कंसिस्ट ऑफ द यूजिंग कंडोम, डायग्राम क्या लिखा है, डायाफ्राम, ओके तो कंडोम का यूज किया जा सकता है, डायाफ्राम का यूज किया जा सकता है, सर्वाइकल केप का यूज किया जाता है, और कॉपर टी का यूज करके हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। ओके इनके बारे में विस्तार से अपन लोग कभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में देन ये है सर्वाइकल कैप के बारे में और कॉपर टी के बारे में। ओके दूसरा क्या है बच्चों, केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड के थ्रू कैसे हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। कॉन्सिस्ट ऑफ द टेकिंग ड्रग्स, हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए जैसे कि ओरल पाइल्स ली जाती है, ओरल पाइल्स, ओके वेजाइनल पाइल्स ली जाती है एक्सेट्रा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों, बहुत ही खतरनाक तरीके के टैबलेट हैं जिसको पाइल्स बोली जाती है, वेजाइनल पाइल्स बोली जाती है, बहुत ही खतरनाक केमिकल से बना हुआ दवाइयाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कभी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो जाती हैं और ऐसे बच्चे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो हमेशा इन टैबलेटों को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है आने वाले टाइम पे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके उसके अच्छा है कि हम प्रिक्वेशन बरतें चीज़ों में। आगे देखिए सर्जिकल मेथड में क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ द रिमूविंग ऑफ द टाइपिंग और स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डिफेंस इन मेल। तो सर्जिकल स्ट्राइक में एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बच्चों रिमूव कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट को वॉस डिफेंस की मेल कैटेगरी में बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम वैसेक्टोमाई भी बोलते हैं और फेलोपियन ट्यूब को भी बाहर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है फीमेल के कैटेगरी में, जिसको आप लोग ट्यूबेक्टोमाई भी बोलते हो। दैट मीन्स ये है ऑपरेशन की मेथड कि किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मेल कैटेगरी में भी ऑपरेशन की जाती है जिसमें वॉस डिफेंस को बाहर कर दिया जाता है, और फीमेल कैटेगरी में भी ऑपरेशन की जाती है जिससे हम फेलोपियन ट्यूब को बाहर कर देते हैं, जिसको हम टेबेक्टोमी कहते हैं और उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। ओके तो ये मेथड है, ये 3 मेथड मैंने अलग अलग बताए किस तरीके से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए यूरिनरी ब्लैडर है समझ में आती है, वॉस डिफेंस है समझ में आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आती है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। ओके तो दैट इज सेमिकल वेसिकल्स। तो ये देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा जो है आपका वॉस डिफेंस, इसको मूव कर दिया जाता है बाहर, यहाँ से देखो यहाँ से बाहर कर दिए। एक ऑपरेशन का तो ये मेथड हो गया कि यहाँ से बाहर कर दो, तो इसके बाहर करने की वजह से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन ही रुक जाता है। आगे देखिए फीमेल कैटेगरी में क्या है बच्चों, फीमेल कैटेगरी में देखिए फेलोपियन ट्यूब को डैमेज कर दिया जाता है। ओके फेलोपियन ट्यूब को डैमेज कर दी जाती है और इसके थ्रू भी अपन लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ओके तो ये और डायग्राम है, ब्लैडर दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, ब्लैडर ग्लैंड पेनिस, ओके एक ही चीज़ है पेनिस। तो पहले उस स्टेज से इस स्टेज में देखिए यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरस्किन, ये वाला हिस्सा कहलाता है लास्ट वाला, जिसको बोला जाता है सैक्रोटम। इसके बारे में फर्स्ट में जिक्र कर रहे थे सैक्रोटम। ओके आगे बढ़ेंगे। 3 एंटीपोडल सेल, ये किस में है आपके 3 एंटीपोडल सेल। चलिए इनके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये अच्छा ये फ्लावर से रिलेटेड है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बड़ा अच्छे ध्यान लगा से पढ़ा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आल्सो यू कैन ज्वाइन आवर ऑफिशियल वेबसाइट। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।